हेलो स्टूडेंट्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन टूडेज वीडियो। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की क्लास में आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल की मूल सिद्धांत, कक्षा 12 की भूगोल, चैप्टर नंबर 1। ठीक है। सो अगर आप चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत को अगर आप सर्च कर रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी, सो यह वीडियो डेफिनेटली आप सबको हेल्प करेगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं डेफिनेटली जो भी नॉलेज मेरी है मैं उसको शेयर करूंगा। जो भी इस आपको चैप्टर में कंटेंट जो प्रोवाइडेड है मैं उसको बेस्ट टू बेस्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इसकी मैंने फर्स्ट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड की है, तो आपने उसको देखा है और उसका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है स्टूडेंट्स। सो जो भी स्टूडेंट्स उनको अगर नहीं देखे उस वीडियो को, तो उसके अंदर मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है और सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप सभी जो है वीडियो के आखिरी में उसका लिंक मिलेगा, या जो है वीडियो के आखिरी में एक कंप्लीट लिस्ट मिलेगी, वहाँ से सभी वीडियोस चैप्टर 1 पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको बताऊं चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। और इसके अंदर बेसिकली 3 हम मुख्य पॉइंट पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले आज की देखो, मैं आपको आज का एजेंडा बता दूं। आज बेसिकली मैं करने वाला क्या हूं, आज मैं ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स 3 मार्क्स के, या लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, मैं उन्हीं को आप सबके लिए लेके आया हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नोट्स है जो आप सबको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके थ्रू मैं आप सबकी क्लास यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है। सो जो है हम इसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मानव भूगोल के जो 3 जो मुख्य बिंदु हैं मैं उस पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, जिसके अंदर आपका सबसे पहले शुरुआती आता है निश्चयवाद, उसके बाद आता है संभावनावाद, है ना। तीसरा आपका आता है नवनिश्चयवाद, जैसे हम प्रकृतिवाद भी कहते हैं। तो इन 3 बिंदुओं को मैं समझाता हूँ, क्योंकि यही अल्टीमेट मानव भूगोल अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक एग्जाम्पल के माध्यम से निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद की शुरुआत पहले पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे। निश्चयवाद का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसे डिटर्मिनिज्म कहते हैं इंग्लिश में। दैट्स मीन आप सर्टेन है, निश्चित हो। ठीक है, मतलब फिक्स्ड कोई चीज़ हो जाती है। ठीक है। तो शुरुआती दौर पे जब मनुष्य इतना विकसित नहीं था, उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी तीव्र नहीं थी, इतनी तेज नहीं थी, तो उस पृथ्वी ग्रह पे जब यहाँ पर आता है और इसे अपने आवास के रूप में जब वो लेता है, ठीक है, तो शुरुआती दौर में क्या होता है, जंगलों में भटक रहा होता है ना। उसको जहाँ तहाँ उसको जिस प्रकार से उसको भोजन मिलते हैं वैसे ही वो खाता है। पहले फल खा के अपना बिताता रहता है, जैसे धीरे धीरे उन्होंने मांस खाना शुरू किया, मांस खाने के बाद उन्होंने भून के मांस खाना शुरू किया। मतलब एक क्रमबद्ध रूप से विकास हुआ है मानव का, ठीक, उनकी समझ का बेसिकली। तो यहाँ पर निश्चयवाद की बात कहाँ से आती है। निश्चयवाद की बात आपको बताऊं, निश्चयवाद का मतलब होता है कि मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है। मतलब उसको लगता है कि पृथ्वी जो भी हमें दे रही है हम उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। हम निश्चित रूप से उसी को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक। निश्चयवाद का मतलब ये है, उसको आगे कोई संभावना नहीं दिखती। शुरुआती दौर में मनुष्य क्या करता था, सूर्यदेव की पूजा करते थे। सूर्यदेव की पूजा आज भी करते हैं, वो फैक्ट भी है, करना भी चाहिए, उसका साइंटिफिक रीज़न भी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ बेसिक तौर पे शुरुआती, आप जरा उन जो जंगल के निवासियों के बारे में सोचिए कि उनका जीवन किस तरह से हुआ करता था, या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनका जीवन किस प्रकार होता है। ठीक है। तो शुरुआती दौर में लोग जो है पूरी तरह से जो है जल की पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे। उनको लगता था यही प्राकृतिक शक्ति है और डरते थे उनसे। ठीक है। और उसी के ऊपर पूरा निर्भर रहते थे। उनको जिस प्रकार जिस माहौल में उनको परिवेश मिलता था, वहीं पर उसी माहौल में वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी बुद्धि परख, उनकी समझ बढ़ती चली गई और उन्होंने नए नए कुछ खोज किए, ठीक है, तो उनको लगा कि नहीं, उनके अपने जीवन में कुछ संभावनाएं विकसित की जा सकती है ना। मतलब वो जंगलों में और पेड़ पौधों पे रहने के बजाय अब उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। अब उन्हें स्वाद लगने लगा, तो वो जो है खाने को पका के खाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, भून के खाना शुरू कर दिया।
अपना घर बनाना शुरू कर दिया, गुफा बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यह क्या है, इसे कहेंगे संभावना। तो दूसरा जो है, सबसे पहली शुरुआती दौर आई निश्चयवाद की, उसके बाद संभावनावाद। ठीक, संभावना लोगों को दिखी। आज संभावना की ही देन है कि मनुष्य इतनी गति से प्रगति कर लिया है। आपके अगल बगल आप जो ये मोबाइल फ़ोन या जो लैपटॉप जिस भी मोड से आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संभावना की ही देन है। पॉसिबिलिटी दिखाई, मतलब पॉसिबिलिटी दिखी या देखी गई, है ना। तो इसके क्रमबद्ध विकास की वजह से ही अलग अलग संभावना ने अलग अलग अवसर प्रदान किए और लोगों ने बहुत सारे डेवलपमेंट किए। लेकिन लेकिन दोस्तों, हमारी प्रकृति जो है वो हमें सब कुछ दे रही है। ध्यान से अगर इसको समझा जाए, सब कुछ हमें प्रकृति से तो मिल रहा है। ठीक है, तो हमारी प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है। हमने संभावनावाद को इतना आगे ले जाने लगे कि हमने क्या कर दिया, अपनी प्रकृति में ही हमने नुकसान करना शुरू कर दिया और इस हद तक अपनी सीमा को पार किए कि तब तीसरे जो है पॉइंट पर बात करने का अवसर यहाँ पर आया, जिसे हम कहते हैं नव निश्चयवाद, जिसका एक और अर्थ है रुको और जाओ। ठीक है, जिसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इसे हम प्रकृतिवाद भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी लिमिटेशन, अपनी सीमा को समझ करके उसके अंडर में ही प्रकृति का उपयोग करना है और उपभोग करना है। ठीक, इसको मैं एक और उदाहरण से समझाने की कोशिश आपको करूंगा स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लेते हैं किसी घर में एक बच्चा जब पैदा होता है, बेबी को जब पैदा होता है, तो उसको लगता है उसके जो फादर है वही उसके क्या हैं, हीरो है। मतलब उसको लगता है उसके जो फादर है वही उसके हीरो है और वो डिटर्मिनिज्म को फॉलो करता है। उसको लगता है एवरीथिंग इज़ माय फादर ओनली, मेरे जो पिताजी हैं वो सबसे पावरफुल हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे ग्रेट हैं। उसको ऐसा लगता है शुरुआती दौर में, बिकॉज एवरीथिंग उसको लगता है कि पापा की हर जगह चलती है, पापा की घर में चलती है, पापा की बाहर चलती है ना, पापा का रौब है। तो वो पापा को ही सब कुछ समझता है। अगर मेल डोमिनेंट फैमिली से आप हैं, अगर फीमेल डोमिनेंट फैमिली से हैं, तो जो डेफिनेट सी बात है मम्मी की चलेगी। तो कहने का मतलब शुरू शुरू में बच्चों को क्या लगता है, फादर इज़ एवरीथिंग और उनके पास सारी पावर है, तो वो उनको इस तरह से कुछ लेता है। डिटर्मिनिज्म उसका होता है, पापा से अगर उसको कुछ चाहिए तो उन्हीं से मांगता है। तो एक तरह से उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना। लेकिन बाद में जैसे जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको कुछ पॉसिबिलिटी दिखती है। तो ये सेकंड फेज़ है। पहला फेज़ मैंने आपको जो बताया उसे कहेंगे निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म। सेकंड अब आपका जो है संभावनावाद आ रहा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तब उसको अपने ही पापा, जब उसकी बच्चे की दैट्स मीन जब बच्चे की जब चप्पल या उसके जूते, जब पापा के जूते चप्पल बराबर होने लगते हैं एक दूसरे के, तो उसको लगता है नहीं, अब पापा मेरे जो है फ्रेंड मेरे जैसे, है ना। मतलब अब उसको संभावना दिखती है फादर के अंदर और खुद से भी। ठीक, तो ये सेकंड स्टेज होता है उसका। लेकिन एक तीसरा स्टेज आता है जब अपनी पढ़ाई लिखाई करके जब शादीशुदा ज़िंदगी उसकी हो जाती है और जिम्मेदारियों को संभालता है वो, तब उसको लगने लगता है कि नहीं, अब वो शायद पापा से आगे जा चुका है। उसी जो छोटे से बच्चे को, जो अभी छोटा बच्चा था कुछ साल पहले, बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद जिम्मेदारी जब संभाल लेता है तो उसको लगता है कि नहीं, अब वह क्या है, अब वो हाईली, मतलब कुछ ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें आ चुकी हैं, तो अपने आप को कुछ ज़्यादा समझने लगता है। तो ये भी एक संभावनावाद का एक चरम सीमा है ये। ठीक, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है दोस्तों, जब उसको फॉल्टी दिखती है, ठीक है, तब उसको समझ में आता है, नहीं है, आता है कि नहीं, मेरी भी कुछ सीमा है, मेरी लिमिटेशंस है। उसको तब समझ में आता है, कुछ ऐसी जगहों पर वो पकड़ा जाता है ना, ऐसे उसके फॉल्ट मिलते हैं। तब उसको ऐसा लगता है, नहीं, मेरे जो पिताजी हैं अभी भी मेरी सहयोग कर रहे हैं, मुझे आके समझा रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, है ना। तो उस पॉइंट पे फिर उसको लगता है, यहाँ पिताजी कौन है, पिताजी प्रकृति है, वो बच्चा हम सब लोग हैं। ठीक है, तो वही वही रीज़न है। तो जो तीसरा स्टेज मैं बता रहा हूँ, ये तीसरा स्टेज आपका होता है जब बच्चे को लगने लगता है, नहीं, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, पापा अपनी जगह, वो उनका उनका जो है, जो स्थान है उसको हम कभी नहीं ख़त्म कर सकते, उनका स्थान अपने में महान रहेगा हमेशा। तो उसी को हम कहते हैं नव निश्चयवाद, है ना, नियो डिटर्मिनिज्म, जिसे हम रुको और जाओ कहते हैं। ठीक, तो प्रकृति हमारी कुछ हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ी हुई है। प्रकृति मतलब फादर और हम मतलब बच्चे।
ठीक है। फादर और बच्चे का जो रिलेशन होता है उसी प्रकार यहाँ पर प्रकृति का हमारे साथ रिलेशन है। पापा से अगर हम तरीके से पेश आएंगे और अपनी सीमा अपनी औकात में अगर उनसे चीज़ें हम जब मांगते हैं तो पापा हमारे ला के देते हैं। अगर पापा से हम बोलेंगे कि पापा मुझे 1 घंटे फ़ोन देखने दो तो वो देंगे। अगर बोलेंगे हैं पापा हमें दिन भर देखने दो तो पिटाई भी करेंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार जो आज का माहौल है, हमने अपने पापा का इतना बुरी तरह से इस्तेमाल किया है कि आज कोरोना वायरस देख रहे हो, ये भी एक क्या है, एक प्रकृति की अपनी ताकत है ना। सभी देशों के पास, सभी देश जितने भी देश आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी देश, अधिकतम देश अपने पास परमाणु शक्ति ले रखे हैं, है ना। सबके पास न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब है। अगर कोई देश ऐसे कारनामा, जो कोविड-19 अभी का इशू जो चल रहा है, अगर कोई देश ये कारनामा कर रहा होता तो डेफिनेटली उसको अटैक कर देते, मार देते, है ना। लेकिन अभी भी कंफर्म तो है चाइना कर रहा है, चाइना की ही देन है ये बेसिकली। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी लोग एक दूसरे से न उलझ करके अपने देश को बचाने में लगे हुए हैं। तो ये क्या है, ये एक प्राकृतिक शक्ति है। ज़्यादा जब हम प्रकृति से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें लपेटना शुरू कर देगी। तो यही इन 3 बिंदुओं का, जिसे हम यहाँ पर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंडर में स्टडी करने वाले हैं। निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, ठीक है। दूसरा आपका संभावना, पॉसिबिलिटी, ठीक है। जब बेटे को पापा की चप्पल होने लगे या उनके जब जूते होने लगे, ठीक है, तो वो संभावना वाली बातें हो जाती है। और उसके बाद जब बेटा अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा लेकर के, और जो उसको लगने लगता है कि नहीं अब वो पापा से आगे निकल चुका है, तो किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पे उसको एहसास होता है नहीं उसकी सीमा अभी है, वो एक सीमा क्षेत्र में ही काम कर सकता है, पापा नहीं बन सकता वो। ठीक, हम चाहे कितना भी विकास कर ले, कितना भी डेवलपमेंट कर ले दोस्तों, लेकिन हम प्रकृति से उतने ही छेड़छाड़ कर सकते हैं जितना हम अपनी लिमिट में रह के हमें करना चाहिए। उससे ज़्यादा करेंगे तो प्रकृति हमें बहुत मारेगी लपेट के, जिस तरह से अभी हमारी हालत हुई है ना। पूरा विश्व जूझ रहा है, ग्लोबल इशू बना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर मानव भूगोल की जो है आपको अलग अलग शाखाएं दिख रही है। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये शाखाएं क्या है, राजनीति है, इसके अंदर राजनीतिक भूगोल की स्टडी करते हैं। इतिहास है, ऐतिहासिक भूगोल हो गया। समाजशास्त्र है, सामाजिक भूगोल है गया। नगरीय अध्ययन है तो नगरीय भूगोल हो गया। जननांकी है, जिसे स्टैटिस्टिक कहते हैं। जनसंख्या भूगोल हो गया। सैन्य विज्ञान हो गया, सैन्य भूगोल हो गया। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। तो आपका ज्योग्राफी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर आप सबके लिए लाया हूँ। इसका आंसर भी दे रखा है, मैं कुछ को आपको समझाता चलूँगा ताकि आपको चीज़ जल्दी जल्दी याद होती जाए, मन में आपके वो सेट होते जाए, ठीक है। तो यही इस वीडियो का फ़ायदा है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित का मतलब होता है समग्र अध्ययन, समग्र मतलब टोटल, सिंथेसाइज से इंग्लिश में कहते हैं। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलविद्या द्वारा दी गई? तो इसके जो भूगोलविद्या जो है वो है रैट जेल। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य ने रहने के लिए घर बनाया, नदी पार करने के लिए पुल बनाया, और इनके प्रयासों को हम मानव भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत रख सकते हैं? आप बताइए, आप सोचिए। देखो आंसर मत देखो, आपने दिमाग सोच के आंसर, भले ही आपके सामने, कि आप दिमाग से जस्टिफाई करो, उसको प्रूफ करो कि यही आंसर होना चाहिए इसका। नहीं, मनुष्य ने क्या किया, क्या घर हमें पैदा होते ही मिल गया? मतलब अभी तो चलो पैदा होते ही मिल गया, लेकिन उस समय की, उस दौर को आप याद करो जब लोग जंगल में निवास करते थे, तो घर किस प्रकार उनको मिला? एक संभावना उनको दिखी, यार अपना घर बनाया जाए, है ना, बांस बल्लियों से अपना घर बनाया जाए, जो हमें चीते शेर भालू से हमें जो डर लगता है, अपने घर में हम सुरक्षित रहेंगे। तो एक संभावना थी, नदी को पार करने के लिए पुल बनाया गया, संभावना थी, तो संभावनावाद है बेसिकली, है ना। तो इस तरह से आपको एक डिस्कशन मिलेगा दोस्तों। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया, प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव के सामाजिक विकास की इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप। सिंपल क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म हो गया ना। ऐसे मान लेते हैं एक बच्चा ऐसी जगह पैदा होता है जहाँ पर जुआ का गट है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, गैम्बलिंग होती है। तो वो बच्चा, अब बताइए, ऐसे परिवेश में जो बड़ा होगा
तो आप ये बताइए कि वो चीज़ उसके अंदर आएगी कि नहीं आएगी। तो डेफिनेटली आप बोलोगे यस सर डेफिनेट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो जो वहाँ का माहौल है, उसके माँ बाप या उसका जो परिवेश है, वही उसको सिखा रहा है, वही उसको दे रहा है। तो शुरुआती दौर पे वो वही सब कुछ सीखेगा। लेकिन जैसे जैसे इस बच्चे की बुद्धि परक इसकी समझ अपनी डेवलप करेगी, तो वो ये सोचेगा कि नहीं यार, संभावना भी आगे कुछ है। इस दुनिया के अलावे, इस जुआरियों के अलावा एक दुनिया और भी है जहाँ सब लोग रहते हैं। तो अपने आप को वहाँ निकल के ले जाने की कोशिश भी कर सकता है वो। तो वही बात, हर एक आंसर पे आपको जस्टिफिकेशन देना है दोस्तों, है ना। जस्टिफिकेशन का मतलब उसको आपको सत्यापित करना है कि अगर आंसर ऐसा दिया गया है तो क्यों है आंसर, क्या जेन्युइन सही करेक्ट है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तीसरा जो पहलू था मानव भूगोल, निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये ऑस्ट्रेलियाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर, और इन्हें कई बार हम टेलर के नाम से भी जानते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। उपनिवेश युग में अन्वेषण, अन्वेषण मतलब होता है खोज दोस्तों, एक तरह से आविष्कार। आविष्कार खोज बेसिकली अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आप इतना समझो कि खोज आविष्कार से रिलेट करता है। उपनिवेश युग में अन्वेषणों की गति मिली, इससे मानव भूगोल के अध्ययन को क्या मदद मिली। कह रहा है उपनिवेश मतलब उपनिवेश जब यहाँ पर हुआ, अलग अलग देश के लोग यहाँ पर जब आए, तो उससे जो है युग में अन्वेषणों की गति मिली। ठीक, मानव भूगोल अध्ययन में क्या मदद मिली। कह रहा है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित हुआ। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से सबसे पहला फायदा ये हुआ कि विश्व एक दूसरे से, मान लेते हैं अलग अलग देश हैं ये, और सभी अपने ही देश में रह रहे हैं, तो इस वाले देश ए को कभी देश बी के बारे में पता कुछ नहीं चलेगा जब तक यहाँ का कोई बंदा यहाँ नहीं जाएगा। जब तक यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ का परिवेश, यहाँ का खान पान, यहाँ का माहौल, उन सब चीज़ों के बारे में से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये परिचय हुआ है। विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों का ज्ञान हुआ और पहुँच बनी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विभिन्न प्रदेशों के जो भी संसाधन है उसका ज्ञान हुआ और उनकी पहुंच बनी। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र कौन से हैं। ध्यान सुनिए क्वेश्चन सुनने के बाद उसका आंसर आप मतलब तोल मोल के साथ आप समझना होता है। आंसर आपको सोल्यूशन मिल रहा है नो डाउट, लेकिन सोल्यूशन को आपको तोलना है कि क्या सही है, राइट। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर 1 किलो आलू लेके आते हो, या अंदर से आप किसी शॉप पे जाते हो, वो अंदर से आपको 1 किलो आलू लेके आता है, बोलता है कि ये लो सर, आप जो है आपकी 1 kg पोटैटो आपका ये, तो आप उस चीज़ को क्या मान जाओगे। हो सकता है आपके मन में डाउट हो, तो क्या करोगे, बाहर रखे जो भी वाट है वहाँ रख के चेक करोगे कि यार सही है कि नहीं। आप बोलोगे यस राइट है, ये करेक्ट है। तो वही आपको सोल्यूशन मिल भले रहा है, लेकिन आप ऐसे मानो नहीं, अपने दिमाग से, अपने बौद्धिक स्तर से जाके उसको जरा तौलो। तो यहाँ ने बोला है राजनीतिक, मतलब राजनीति की बात हो रही है। भूगोल के दो उपक्षेत्र कौन से हैं, तो आप सोचिए निर्वाचन भूगोल, है ना, हम लोग निर्वाचन करते हैं ना, अपने लीडर को निर्वाचित करते हैं, और सैन्य भूगोल। ठीक है, तो ये दो हैं। दूसरा है भूगोल में द्वैतवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूगोल में द्वैतवाद बौद्धिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। ठीक है, द्वैतवाद बौद्धिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा है, परंतु अंतः प्रकृति एवं मानव के बीच वैध द्वैतता नहीं है। क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। द्वैतवाद का मतलब होता है ड्युअलिटी, ड्युअलिटी मतलब जो दो चीजें हैं। ठीक, कह रहा है भूगोल में द्वैतवाद भौतिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा, परंतु अंततः, लेकिन अगर अंततः अगर देखा जाए तो प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैतता नहीं है। मतलब प्रकृति मतलब पापा, देखो पापा, ये जो पापा है, पापा को बना देते हैं, अच्छा, और इनका जो बेटा है, देखा जाए तो दोनों डुअल हैं, इनका डुअल नेचर है ना। पापा बेटा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअली थोड़ा गहनता से अगर समझा जाए तो देखा जाए नहीं यार ये तो एक ही है ना, क्योंकि इसकी उत्पत्ति इनसे हुई है, या हमारी उत्पत्ति हमें हमारी फादर से हुई है, तो अल्टीमेट हम एक है। ये थोड़ा सा अंदर की बात है, इसे ध्यान समझना होगा थोड़ा साइंटिफिक लेवल से, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अल्टीमेट हम जो है प्रकृति से इस तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर पापा का मतलब प्रकृति आप ले सकते हैं, या अपने जनरल फादर को ले सकते हैं, वो भी चलेगा। प्रकृति, इस तरह से हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। सोचो हमारी जो प्रकृति हमें
ऑक्सीजन दे रही है, इसे हम प्राणवायु कहते हैं हिंदी में, अगर उसको हम नहीं ले तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो हमें धूप मिल रही है, अगर वो धूप नहीं हो तो हम जो भी खाते हैं क्या वो खा पाएंगे? आपको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है या कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है ना। कार्बोहाइड्रेट को वही सिंथेसाइज करता है और उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस धूप से ही होता है। धूप होना अति आवश्यक है। अच्छा चलो, धूप अगर है, मिट्टी नहीं है, तब क्या होगा? चलो भाई, मिट्टी भी है, रेन नहीं है, बारिश नहीं है, तब क्या होगा? तो आपको समझ में आ गया, सारी चीज़ जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम जो दिखाई दे रहे हैं, हम स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहे हैं, फिजिकल बॉडी हम जो दिखाई दे रहे हैं, वो फिजिकल जो बना हुआ है ये कहीं ना कहीं धूप से, पृथ्वी से, वायु से, आकाश से, जल से ये निर्मित है। तो इस तरह से हम प्रकृति, जैसे अपना फादर हम कह सकते हैं, उससे अविभाज्य हैं। हम उससे अलग नहीं मान सकते अपने आप को। ठीक है, सो यहाँ पर आपको वही बताया गया दोस्तों, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, इन्हें समग्रता में ही देखना उचित है। डेफिनेट सी बात है, परफेक्ट बात है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आते हैं 3 अंकों वाले प्रश्न। यहाँ पर मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताइए। कह रहा है भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों और विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों। कह रहा है मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताइए। कह रहे भौगोलिक वातावरण, हमारा जो भौगोलिक वातावरण है और मानवीय जो क्रियाएं कि आपस में जो अंतर संबंध है, एक दूसरे से हम संबंध रखते हैं, पापा का बेटे संबंध, बेटे का पापा संबंध, विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है दोस्तों। ठीक, और इसके यहाँ पर अलग अलग प्रमुख क्षेत्र दिए हैं। सांस्कृतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, सांस्कृतिक मतलब समझ रहे हो है ना, नगरीय वो भी समझ रहे हो, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, इसको पीछे बताया था है ना, जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल और आवास भूगोल। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड। सो क्लास 12 की ज्योग्राफी अब अभी आप दोस्तों देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल, क्लास 12 ज्योग्राफी। ठीक है, कक्षा 12। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। सो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्व के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है ना। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक, मानव भूगोल का मतलब समझ गए ना दोस्तों आप। देखो ये सारे मानव भूगोल है जिसके अंदर आपको सारी चीज दिखाई दे रही है ना, सांस्कृतिक, नगरीय, तमाम ये सब मानव भूगोल के ही हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है भौतिक भूगोल क्या है, मतलब जो फिजिकल है, जो क्लाइमेटिकल, जो अलग अलग जगह जगह पे अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, अलग अलग जलवायु है, तो भौतिक भूगोल है वो। ठीक है, तो कह रहा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, मतलब एक इंटर रिलेशन है, इंटरलॉकिंग है। ठीक है, इस कथन को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले इनका उदाहरण देखते हैं। कह रहा है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्व के परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, ये तो सत्य है, डेफिनिट है। भौतिक भूगोल के विभिन्न लक्षण जैसे कि भूमि की बनावट है ना, जलवायु, मिट्टी, पदार्थ, जल, वनस्पति, मनुष्य के रहन सहन, आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। राइट दोस्तों, तो भाई अलग अलग जगह की जलवायु अलग है। अब ईरान इराक क्यों इतना आगे बढ़ा, वहाँ की जलवायु ऐसी है ना, वहाँ प्राकृतिक देन है, उसे हम भौतिक भूगोल कहेंगे कि वहाँ पर जमीन में खोदने के बाद जो है वहाँ पर क्या कहते हैं, वनस्पति हमें मिलता है, वनस्पति तेल हमें मिलता है। ठीक है, यही रीज़न है उनके डेवलपमेंट होने का, क्या उनके डेवलप का। भारत एक ऐसा महान देश है जहाँ पर पानी की कमी नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन उसे कमी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं, यहाँ अध्यात्म बहुत ज़्यादा है अलग स्तर पर, लेकिन यहाँ पर भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी है कि यहाँ पर सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। बिकॉज हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो अध्यात्म की बात अभी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझेंगे दोस्तों कि बहुत कमाल की बातें आपको चीज़ें यहाँ पर सीखने को, समझने को मिलेगी भूगोल पढ़ करके। तो यहाँ पर आपको एक इंटरलेशन दिखाई दे रहा है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में। प्रकृति मनुष्य के कार्य एवं जीवन को निश्चित करती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे जो काम है, अभी देखो
प्रकृति, ये कोरोना वायरस क्या है, प्रकृति की ही तो देन है कि सभी बंदे क्वारंटाइन हो रखे हैं, अपने अपने घर में बैठ के एकदम बस भगवान का भजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ठीक है, या जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं उनका आप भजन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि प्रकृति की ऐसी इस टाइम ज़रूरत है, इस तरह से हमें हम बाउंड है ऐसा करने को, ठीक। मानव जीवन को निश्चित करती है। मानव जीवन प्राकृतिक संसाधन पर ही आधारित है, सत्यता है। मानव जीवन जो है प्राकृतिक संसाधन पर ही निर्भर करता है। उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों द्वारा मानव के रोजगार, फसल चक्र, परिवहन में के साधन आदि सभी प्रभावित होते हैं दोस्तों। प्रकृति मानव विकास के भरपूर अवसर प्रदान करती है, ये बात भी है ना। जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पर ज़मीन की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, जहाँ पर क्या कहते हैं उर्वरक, वहाँ पर हम जो है मिट्टी नहीं है, वहाँ पर फसल नहीं उगा सकते, है ना। वहाँ की ज़मीन समतल नहीं है, तो वहाँ पर प्रकृति की ये जो वहाँ की वो जो क्या कहते हैं उसकी जो रूप है, प्राकृतिक रूप है, उसको लोग देखने के लिए वहाँ पर टूरिज्म का बढ़ावा होता है ना। तो कहीं ना कहीं अवसर तो अलग अलग तरह से मिलते हैं दोस्तों हमें, और मानव इन अवसरों का उपयोग विकास के लिए करता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आते हैं, प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कथन को प्रमाणित कीजिए। अब इसको प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। इसका आंसर अपने आप पढ़िए। मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहूँगा कि बाप ये है, बेटा ये है, बाप को बेटा से अलग कभी नहीं कर सकते। अगर बाप को बेटे से अलग कर दिए तो बेटा मर जाएगा, बाप तो रहेगा, बाप को कुछ नहीं होगा, लेकिन बेटा मर जाएगा। बाप कौन, प्रकृति। बेटे को अलग कर दो, दूर ले जा कर दो जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, देखो बेटे की कैसी हालत हो जाएगी, ठीक। तो हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये आंसर रहा आप सबके लिए, इसे आप अपने अंदाज में समझेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, किन्हीं 3 तथ्यों की व्याख्या कीजिए। कह रहा है मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु के 3 महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है। पहला है जो है भौतिक पर्यावरण एवं मानव जगत के बीच अन्योन्य क्रिया द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। वाकई में सत्यता है, हमारा जो भौतिक पर्यावरण है और मानव जगत के बीच आपस में जो अन्योन्य क्रियाएं हैं, है ना, अलग अलग इंडिया देखो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कंट्री है ना, क्योंकि बहुत बड़ा देश है ये, 7th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक। और इतना डाइवर्सिफिकेशन भारत देश में है ना। तो आपको अलग अलग रूप के, अलग अलग रंग के, अलग अलग जाति धर्म के, मतलब जाति नहीं धर्म, क्या कहते हैं उसके, संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। जाति धर्म तो मैं मान लेता हूँ, हो सकते हैं आपके अगल बगल में कई कई जातियाँ हो सकती हैं, ठीक, या एक ही धर्म में कई जातियाँ हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है। वाकई में दोस्तों सच्चाई है, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में ही हमें समझना चाहिए और उसकी पूजा हमें करनी चाहिए, ठीक है। धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत, उनकी क्षमता का अध्ययन करना, ये तीसरा बिंदु आपका था। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, पर्यावरण निश्चयवाद के विचार को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानववाद प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ, इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इस कथन की पुष्टि के लिए मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से शुरुआत में ही समझाया था। शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो किससे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप बताइए। अपने बाप से, अल्टीमेट फादर से, उनसे ही तो सब कुछ सीखता है बेटा। आपने जो सीखा है, आपकी जो समझ आई है, आपके हीरो बचपन में कौन थे, आपके फादर थे डेफिनेटली, या हो सकता है आपकी मम्मी, ठीक। तो हम लोग शुरू में जब हम लोग पृथ्वी ग्रह पे जब पहली बार आए तो हमने देखा सूर्य निकल रहा है यार, धूप हो रही है, कड़ाके की धूप, दोपहर में 12 बजे देखी तो इंसान डर के अंदर भाग जाता है, बोलते बहुत तेज है। और जब बारिश होती है तब इंसान डर जाता है, बोलता है अरे यार ये क्या, कौन सा हिसाब किताब है, ये क्या है, मतलब ऊपर से बारिश आ रही है, कौन है। तो लोग वर्षा की पूजा करते थे, है ना। तो इस तरह से मतलब तूफान आता था, आंधी आती थी। तो कहीं ना कहीं ये है एक निश्चयवाद, जिसे हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं। कह रहा अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानववाद प्रकृति से अधिक प्रभावित हुआ, तो ये प्रकृति तो है जिससे प्रभावित हुआ, और इसकी वजह से निश्चयवाद की विचारधारा आई दोस्तों, ठीक है। तो समझ तो रहे होंगे आप सब।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपका आता है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। सच्चाई है दोस्तों। मानव भूगोल की इस विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है, इसकी दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। अवसर प्रदान करना मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपके पापा ये और आप, तो आप जैसे जैसे शुरू में तो पापा को आप सब कुछ समझते थे, जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े बड़े होने लगोगे तो मान लेते हैं आपके पापा ने बोला एक काम करा करो बेटा कि बाइक जो है ना, या उस साइकिल जो है ना, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, मैं बाइक नहीं बना पा रहा इसे साइकिल बना रहा हूँ, इसे बाइक ही समझ लीजिए कि बेटा जो बाइक है ना उसे बाहर निकाल दिया करो, कभी कभी ऐसे कभी मतलब साफ कर दिया करो, पानी डाल दिया करो, ठीक है। तो आप ऐसे करते करते क्या होना, आपके अंदर संभावना आएगी, आपकी बाइक चलाने की संभावना आपके अंदर एंट्री मारेगी, तो एक दिन आप बाइक चलाना सीख जाओगे, ठीक। तो ये क्या है, एक संभावना है। तो वही यहाँ पर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन आपसे क्या है, मानव भूगोल की इस विचारधारा को संभावनावाद के नाम से जाना जाता है, और समय के साथ मानव बेहतर तकनीकी विकास कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधन द्वारा संभावनात्मक जन्म देती है, संभावनाओं का को जन्म देता है। इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक व भूपृष्ठ का निर्माण करती हैं और मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर नजर आती है दोस्तों, ठीक। इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपका फिर दोबारा से इंपॉर्टेंट है, नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक। अथवा नवनिश्चयवाद टेलर की देन है, जो विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने की प्रयास है, स्पष्ट कीजिए, करिए। नवनिश्चयवाद की कोई तीन प्रमुख विशेषताएं, अब मैं इसको आपको जस्ट एग्जांपल जो पीछे दिया था ना प्रीवियस स्लाइड में, उसी बेस पे मैं आपको समझाता हूँ। जब फादर बच्चे को अलाउ करते हैं कि बेटा तुम मेरी बाइक निकाल दिया करो, ठीक है, तो बच्चे ने बाइक जब निकालना शुरू किया, है ना, इस बच्चे ने जब बाइक निकालना शुरू किया तो इसके अंदर भावना आई, संभावना आई कि नहीं बाइक में चलाऊंगा, तो इसने चलाना सीख लिया थोड़ा थोड़ा। लेकिन शुरू शुरू में जब लोग बाइक चलाना सीखते तो आपकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, पापा मना करते बेटा बेटा देखो ज़्यादा स्पीड से मत चलाया करो, घबरा जाओगे, गिर जाओगे, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लेकिन आपको लगता है हट यार, पापा पापा तो पापा है, पापा बूढ़े हो चुके हैं, मैं जवान हूँ, मैं चलाऊंगा फास्ट, है ना। आप बाइक को बड़ी रफ्तार से लेके जाते हो और एक दिन हो जाता है आपका एक्सीडेंट। और जैसे आपका एक्सीडेंट होता है दोस्तों, फिर पापा आते हैं, फिर संभालते हैं, वही समझाते हैं फिर दोबारा से। और तब वो जब आपको समझाते हैं बेटा बाइक की स्पीड 40 से 50 ही रखा करो, या 40 रखा करो, या 30-35 रखा करो, इससे ज़्यादा 80 की स्पीड से मत चला करो, तब आपको उनकी बात अच्छी लगती है। तब आपको आपको अपनी लिमिट का एहसास होता है, आपके फादर की वैल्यू का एहसास होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है दोस्तों, नवनिश्चयवाद, है ना। क्या कह रहा है आपसे, देखो कह रहा है इस विचारधारा के जनक ग्रिफिथ टेलर, मैंने बताया पीछे भी आपको, टेलर है। कह रहा है यह विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है, मतलब बैलेंस करना सीखो, बाइक चलाओ, सीख लिया, संभावना आई, दैट्स ग्रेट, लेकिन उसको एक सीमा में ही चलाओ। ज़्यादा स्पीड से करोगे, 80 85 100 की स्पीड जाओगे, उड़ जाओगे, ठीक। तो ये चीज़ सीखनी है, राइट दोस्तों। सेकंड, यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। अभी ऑड इवन आया था, तो ऑड इवन क्यों आया दोस्तों, दिल्ली की हालत इतनी बुरी हो गई थी, खासकर मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की हालत इतनी बुरी हो गई कि यहाँ के सीएम को ऑड इवन चलाना पड़ा। लेकिन यहाँ की जनता इतनी कमीने लोग हैं, ऑड इवन में अपनी प्लेटें बदल बदल के चल रहे हैं, पूरी बदमाशी कर रहे हैं, है ना। तो ये है, अब इस टाइम ऐसे लपेटे गए हैं, मतलब क्वारंटाइन हो गया उनका, घर में घुस के पड़े हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे कमीने लोग हैं, अभी भी नहीं मानते उनको, अभी अब डंडे की मतलब डंडे की जरूरत उनको है, अब उनको डंडे पड़ते तब मानते हैं। तो सोचो ये क्या है, जैसे जैसे समय की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे लोगों के अंदर अकल आती चली जाएगी, संभावना हमेशा चलती रहती है ना। और उसके बाद अपनी औकात भी पता लगती रहती है, दोनों काम होते रहते हैं, ये तीनों काम होते रहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर बिंदु दे रखा है स्टूडेंट। मैं आखिरी क्वेश्चन पे चलता हूँ, मेरे ख्याल से आप इसको पढ़ के समझ लेंगे। आखिरी क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15, मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से क्या आशय है। तो एक रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है मानवतावादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण और सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना था। इसका उद्देश्य 1970 के दशक में हुआ, ध्यान रखना दोस्तों। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्षों का अध्ययन केंद्रित किया गया। चौथा पॉइंट, यह मनुष्य की केंद्रीय और क्रियाशील भूमिका पर बल देता है।
प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यानाकर्षित करता है दोस्तों। ठीक, आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। आज आपने पढ़ा है कक्षा 12 क्लास 12 की ज्योग्राफी, मानव भूगोल की मूल सिद्धांत। सो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, भूगोल ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको दोबारा से बता देना, हमारा चैनल एक अल्टीमेट चैनल है। कई बार आपको अलग अलग सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, करना ही पड़ेगा आपको, करेंगे तो डेफिनेट आपका हम जितना हो सकेगा हम उतना आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सो आप घबराना नहीं कि अगर आपको अलग अलग वीडियो के नोटिफिकेशन मिले, बिकॉज ये अल्टीमेट चैनल है मेरा। तनिष्क क्रैश कोर्स जो है, जिस पर मैं इंजीनियरिंग की मैथ्स से लेकर के बेसिक मैथ्स से लेकर के ज्योग्राफी से लेकर के साइकोलॉजी से लेकर के बी एड के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से लेकर के मतलब काफ़ी कुछ कराता हूँ। ठीक, वेरिड नॉलेज है और वेरिड हमारे पास फैकल्टी है, तो यही रीज़न है दोस्तों। तो आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर बताना। और आपकी कोई डिमांड है, कोई आपकी अगर पर्सनल डिमांड है, जब तक आप देखो डिमांड नहीं करेंगे तब तक मैं सप्लाई कैसे करूँगा। सप्लाई हमारे अंदर करने की कैपेबिलिटी है ज़रूर। आपने डिमांड दिल खोल के कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट हमें दीजिए। आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड भी आपको करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को इस नोट्स को चाहिए तो वो हमसे बात कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9560309722। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर से आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन द सेंस व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। और प्लीज़ अपने फ्रेंडों में इस वीडियो जरूर शेयर करना। और आप बाकी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ उनको भी देखिए, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, प्लेलिस्ट में जाकर के। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए ग्रेट डे।